हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पे। और हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच में जो है एनसीईआरटी के साथ उपलब्ध हैं। ये पूरा का पूरा जो कोर्स रहेगा 11th और 12th का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube पे मिलेगा। अब देखो मेरे स्टूडेंट कौन रहेंगे इसमें, आपको मैं बता देता हूँ। दो प्रकार के लेवल से हम लोग 11th और 12th पढ़ते हैं। एक होता है अकादमिक या एकेडमिक लेवल, और एक होता है आपके प्रतियोगिता परीक्षा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दो प्रकार के मेरे स्टूडेंट हैं, और मैं आपसे वायदा करता हूं कि दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट को खुश करने की कोशिश यहाँ की जाएगी। आपको मेरे पीछे इस प्रकार से सिलेबस दिख रहा है ना? ठीक है। तो ये सिलेबस मैं एक एक करके आपको पहले सिलेबस समझा देता हूँ, और फिर हम लोग आज एक चैप्टर जो है अपना पहला चैप्टर जीव जगत स्टार्ट करेंगे। अब जीव जगत में दो प्रकार से मैं चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अकादमिक लेवल पर आपको पता है जब हम लोग 11th और 12th की बात करते हैं तो वहां हम लोगों को थ्योरी लिखनी होती है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि इसको थोड़ा सा अकादमिक लेवल के तरीके से तो पढ़ाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के तरीके से, जैसे कि आपके जो स्टूडेंट पीजीटी की टीजीटी की तैयारी कर रहा है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर जिसको अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं बायोलॉजी में, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अकादमिक को भी साथ लेके चलूं, क्योंकि वो भी आगे जाके नीट को टारगेट करता है। अगर आप लोगों ने 11th ली है, 11th में बायोलॉजी ली है, तो आपका टारगेट कहीं ना कहीं नीट या फिर मेडिकल में जाना भी आपका एक टारगेट हो सकता है, जरूरी नहीं है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले सिलेबस बात कर लेते हैं, और फिर सिलेबस के बाद में इसकी बारीकी को समझेंगे कि एनसीईआरटी आपके कहाँ महत्व रखती है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना प्यारे बच्चों, अगर ये एनसीईआरटी, हालांकि आज जो एनसीईआरटी है ना, वो एनसीईआरटी जो है उसमें शिक्षा के बिना बोझ वाली शिक्षा, कोविड, ये सब कह के है ना, आप लोग उसमें देखना पहले चैप्टर में लिखा हुआ है कि कोविड की वजह से हम लोगों ने जो है बोझ कम किया है बच्चों पे, और बहुत सारी चीजें जो है इसमें से हटाई है। लेकिन ऐसी कोई आपको विपत्ति वाली जो है दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो आपका भाई जो है वो अलग से वो चीजें भी आपको बताएगा। तो वन शॉट भी हम लोग लाएंगे, वो लाइव भी लाएंगे, हालांकि ये कक्षा भी लाइव भी रहेगी, है ना। तो एक दो दिन में हम लोग लाइव का सेटअप कर रहे हैं, तो वो हो जाए फिर उसके बाद लाइव रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो चुकी है, लगभग मैंने 3 मिनट आपका ले लिया है, लेकिन अब आपको एक भी बात करने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग भी आपका ध्यान आपके कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर रखेंगे। चलिए, और बिल्कुल बिल्कुल आपका जो ध्यान है वो कहाँ रहना चाहिए? मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना है, 5 यूनिट में हमारा सिलेबस किसका? क्लास 11th का। तो ये बुक आपको पता है क्लास 11th की है, ठीक है। तो क्लास 11th की ये जो बुक है, इस पे आपको फोकस करना है। 5 यूनिट है, लगभग 19 के लगभग चैप्टर है। तो इन सब चैप्टर को हम लोग प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ा जाए तो 19 से दिन में 19 चैप्टर आपके हो जाएंगे। लेकिन हम लोग रिवीजन भी बाद में करेंगे, और रिवीजन में वन शॉट इसके मैं लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको बस एक बार इसको देख लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कॉम्पिटिटिव वालों के लिए। और अकादमिक वालों के लिए तो थोड़ा सा हम लोग जो है एक कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे में आपके बिहार हो गया, आपके उत्तर प्रदेश हो गया, आपके दिल्ली हो गया, या फिर राजस्थान हरियाणा, तो यहाँ के जो बोर्ड के एग्जाम के पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वो आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो पहला चैप्टर यहाँ पे रहेगा, या यूनिट 1 बोलेंगे हम लोग, जीव जगत में विविधता। और आपको मैं बता दूं कि टर्मिनोलॉजी हम लोग इंग्लिश की लेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन पूरा का पूरा जो कोर्स रहेगा वो हिंदी में रहेगा, मुफ्त रहेगा। पहला जो यूनिट है वो है जीव जगत की विविधता, यानी जीव जगत में क्या क्या विविधताएं हैं, ये चैप्टर है। जिसमें एक अध्याय है आपका जीव जगत, अध्याय 2 है जीव जगत का वर्गीकरण, और अध्याय 3 है वनस्पति जगत, और अध्याय 4 है आपका प्राणी जगत। तो कहीं ना कहीं स्कूल वाली जो जर्नी है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी बुक के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। तो हाँ, ठीक है ना। चलें अगले। तो यूनिट 2 है, वो हमारे क्या है, देखो,
यूनिट 2 में दिया हुआ है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। पादप और प्राणियों में क्या संरचनात्मक संगठन। अब यहाँ अध्याय 5 है हमारा, पुष्पी पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों का शरीर और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये हमारा यूनिट 2 रहेगा। ठीक है, पूरी की पूरी हम लोग जो है स्ट्रक्चरल आपके जो है संगठन को देखेंगे। अब यूनिट 3 आ जाती है प्यारे बच्चों। यूनिट 3 है कोशिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोशिका संरचना और कार्य। अब यहाँ जो पहला अध्याय आता है वो कोशिका जीवन की इकाई, यानी सेल का पूरा जो है फंक्शन हो गया, आपके उसके ऑर्गन हो गए और उससे संबंधित चीजें आएगी। फिर जैव अणु, जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये चीजें आपको पढ़नी है। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये चीज आपको देखनी है। अब बात करें हम लोग अगर यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपको पादप कार्य की या शरीर क्रियात्मकता देखने को मिलेगी। यहां अध्याय 11 आपके सामने है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादप में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट, और पादप वृद्धि में परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन यानी कि प्लांट की ग्रोथ और उसकी मैच्योरिंग फेज, आपके फेजिंग। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है मानव शरीर विज्ञान या आपको एनिमल फिजियोलॉजी। या प्लांट फिजियोलॉजी का जो है चैप्टर नहीं है, हो सकता है इसका प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है वो आपके 12th क्लास में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ श्वसन और गैसों का विनिमय सबसे पहला, फिर शरीर द्रव और परिसंचरण यानी आपके सर्कुलर सिस्टम, उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन, गमन एवं संचलन, उसके बाद तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक समन्वय और एकीकरण। तो ये इतने चैप्टर आपके लगभग रहेंगे। टोटल 5 यूनिट है, 19 आपके लगभग चैप्टर रहेंगे। तो आज हम लोग पहले चैप्टर के बारे में रखेंगे। और आज इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो हो सकता है थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको ये कोर्स पूरा का पूरा पढ़ना है तो मैं उसके लिए पूरी डिटेल आपको दे देता हूँ। एक तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे वो उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहां आप लोग जाके ज्वाइन करो। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट मेरा एक बार आके जुड़ जाता है, मैं ये चाहता हूं कि उस स्टूडेंट को कुछ ना कुछ लाभ हो। और लाभ मैं क्या दे सकता हूं, पैसे तो मैं आपको दे नहीं सकता, है कि नहीं। तो मैं आपको जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। तो उसके लिए हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है प्रबोध क्लासेज, इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात, एक बार अगर कोई स्टूडेंट जुड़ गया है तो उसको रेगुलर यहाँ पे क्लासेस में रहना पड़ेगा नियमित रूप से। जिस प्रकार से हम लोग लाइव पढ़ेंगे तो लाइव रहोगे, और अगर मेरी क्लास डल गई तो क्लास डलते ही आप लोग जो है वो आते ही क्लास देखोगे। और जो अपना मटेरियल है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपकी किताब खोल के सामने रख लेना, एक किताब ले लेना। ठीक है, और उसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। चले, तो आप समझ गए हो मेरी बात, है ना। तो उसके अलावा मैं जो चीज़ें लिखाऊंगा वो आप लोग देखना कि एक रफ कॉपी आप लोग ले लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पहले चैप्टर आ गया है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये चैप्टर। चले, चलिए जी। तो जीव जगत में विविधता हमारा चैप्टर है, जीव जगत, अध्याय 1 जीव जगत। और यहाँ 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं। एक तो जीव जगत में विविधता 1.1, और एक है वर्गीकी समवर्ग। तो ये दोनों चीजें क्या होती है ये भी हम लोग देखेंगे। अब देखो, हाईलाइट करता हूं जहां पे, वहां आप अपनी किताब में हाईलाइट कर लेना। जो चीज लिखनी है वो आप लोग अपनी बुक में लिख लेना, या फिर जो स्टिकी नोट आते हैं वो चिपका लेना। थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और स्कूली की वो जर्नी, उसमें हम लोग वापस जाने की कोशिश करते हैं। सब लोग ऐसे समझना कि हम लोग हमारे स्कूल में बैठे हैं और कोई जो आप में से ही कोई बच्चा है वो किताब पढ़ रहा है और सर उसको जो है बाद में समझा रहे हैं। तो यही कोशिश करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे ना तो भाई कुछ होना जाना नहीं है। तो दिमाग का इस्तेमाल कम
और ज्यादा इस्तेमाल किसका करना है? विवेक का। ठीक है। अब देखो जीव और जगत। तो जीव क्या होते हैं और उनका जगत क्या होता है? जगत यानी कि एक प्रकार का आपके जो है संसार। तो जीवों का संसार। अब जीव, आप और मैं तो जीव है, लेकिन मेरे सामने ये पेन है, क्या इसमें जीवन है क्या? नहीं है। अच्छा, आप सजीव और निर्जीव में अंतर आराम से कर सकते हो। मैं आपको इतना ये कह सकता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट है, जो मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरे स्टूडेंट आराम से जीव जगत में, सॉरी, सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। उनको ये पता होगा कि सजीवों में क्या क्रियाएं ऐसी होती है जो निर्जीवों में नहीं होती है, और उनको ये भी ज्ञात होगा कि निर्जीवों में जो चीजें नहीं होती है वो सजीवों में होती है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि सजीव और निर्जीव में क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है, ये हमें समझने की जरूरत होगी। तो हम इस चैप्टर को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि सजीवों में क्या होता है और निर्जीवों में क्या होता है। तो दोनों वर्ड मैंने आपको ऊपर लिख दिए हैं। दोनों ही वर्ड में जो भी मेरा बच्चा आपके सामने, मेरे सामने जो वीडियो देख रहा है, इस क्लास को जो ले रहा है, वो क्या करेगा? इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखेगा। ठीक है। तो निर्जीव और सजीव सही है ना? मात्राओं की अशुद्धियां हो सकता है मैं कर दूं, तो देखना कि मात्राओं की अशुद्धियां अगर रहती है तो टोंट मारना मत, कमेंट में फेंक देना आप लोग, है ना? तो जीव जगत कैसा निराला है? जीव जगत क्या है? निराला है। और जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान चाहे ठंडे पर्वत, यानी कि असाधारण वास यानी कि आपके जो रहने रहने का जो जगह है उसको वास बोल सकते हैं। स्थान चाहे वे ठंडे पर्वत हो या पर्णपाती वन हो, जहां पे आपके जो है ज्यादा क्या होता हो? पर्णपाती। पर्णपाती वन कौन से हो गए? पर्णपाती वन वो हो गए जहां पे जो है कहीं घने जंगल हो, और उसके अलावा महासागर में हो, या फिर महासागर में कैसा जल होता है? लवणीय जल होता है, यानी कि वहां जो है मेराइन वाटर होता है, या फिर अलवणीय जल हो। ठीक है, जो कि आपका स्वच्छ जल है, फ्रेश वाटर है। ठीक है। और जलीय झीलें, या फिर कहीं मरुस्थल हो या गर्म झरने हो जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जहां आप लोग जम्मू कश्मीर की बात करें, या फिर किसी ऐसे देश की बात करें जहां कहीं ज्यादा हिमपात होता है, हिमपात मतलब कि बर्फ गिरती है, वहां भी हम जैसे जीव जो है सरवाइव करना हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। हालांकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर कपड़े जो है वैसे हो चुके हैं कि हम लोग वहां सरवाइव कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर किसी जीव को आप लोग बाहर जाके, जहां हम लोग रहते हैं, राजस्थान की बात करें, या फिर हम लोग बात कर लें भारत की, तो भारत में लगभग टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग इक्वल होता है, कहीं ना कहीं 19-20 आपके टेम्परेचर रहता है। और दूसरी बात कि उस टेम्परेचर में हम लोग जो है थोड़ा बहुत ढले हुए रहते हैं। भाई 19-20 राजस्थान में सर्दी ज्यादा पड़ जाती है, आप चूरू में चले जाओ, चूरू में सर्दी बहुत पड़ती है, लेकिन वहां सरवाइव हो जाता है। ऐसा नहीं कि वहां सरवाइव नहीं होता है। लेकिन आप ऐसी जगह चले जाओ जहां की हिमपात इतना हो रहा है, और इस जो स्थिति में मैं खड़ा हूं, अगर इस स्थिति में वहां रह सकूं, क्या मैं वहां रह सकता हूँ? क्या इस स्थिति में नहीं रह सकता। या फिर मैं इस प्रकार की जगह में चल जाऊं जैसे वेस्ट इंडीज, या फिर जो कर्क रेखा के, या फिर जहां सर्द गर्मी बहुत पड़ती हो, है ना, उस ध्रुव पे चला जाऊं, उस पोल पे मैं चला जाऊं जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, तो क्या मैं वहां पे रह सकता हूँ? क्या नहीं रह सकता हूँ। तो यहां हमें यह ध्यान रखना है कि जीव जो है उनमें किस प्रकार से विविधताएं होती है। क्या आपको ऐसा सोच के आश्चर्य नहीं होता है क्या कि यार वो इतनी सर्दी में कैसे रह लेता है, वहां तो इतनी सर्दी पड़ती है, या फिर इतनी गर्मी में, अरे भाई मैं कैसे रह सकता हूँ इतनी गर्मी में? ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों, मेरी क्लास इसी प्रकार से होगी। लगेगा अगर आपको बोरिंग है तो आप लोग कमेंट करके बताना, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। मैंने बोला कि दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाओगे ना तो वीडियो छोड़ के कब के चले गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करें। सरपट तोड़ते हुए घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियों में खिलते हुए फूल,
आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता, विस्मय व चमत्कार का आह्वान करती है। वास्तव में ये चीजें बहुत ज्यादा चमत्कारिक है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जीव उस जगह में रह सकता है और वही दूसरा जीव उस जगह नहीं रह सकता है? तो ये एक प्रकार का चमत्कार ही है कि नहीं? पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा सदस्यों और समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहां तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। अब कौन कौन से दो प्रश्न हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है ना? मेरे पीछे का दिख नहीं रहा है क्या आपको? दिख रहा होगा तो मैं यहीं से पढ़ के ही सुना देता हूं फिर आपको ना। चलो, तो पहला क्या है? पहला तकनीकी है जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। और दूसरा प्रश्न क्या है? दार्शनिक है। यानी पहला प्रश्न तो टेक्निकल प्रश्न है, दूसरा कौन सा प्रश्न है? दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब वैज्ञानिक होने के नाते, वैज्ञानिक आप और मैं वैज्ञानिक ही है, तो हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, दार्शनिक वाला का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या है? वैज्ञानिक है, तो विज्ञान के संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जीव होता क्या है। ठीक है? तो आपको ये जो प्रस्तावना है ये समझ में आ गई होगी। अब हमारा पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। जीव जगत में विविधता, जो हमारी यूनिट है कि नहीं? तो पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा हो तो जोक सुनो। अरे भाई जोक सुनना होता ना तो आप लोग है ना किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के पास जाते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, है ना? और मैं है ना आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हम लोग कोई यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन शो जो है वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी है बायो और लॉजी, यानी बायो और लॉगस, यानी कि हम लोग जीवों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। अब उसमें आपका स्टैंड अप कॉमेडियन है ना वो भी आ जाएगा, है कि नहीं? अब उस स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में भी हम लोग यहाँ अध्ययन कर लेंगे। तो यानी कि बायोलॉजी वो चीज है जिसमें आप और मैं आपस में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी को इंटरेस्ट नहीं है। बायोलॉजी में किसी को इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा भाई? बायोलॉजी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है ना? क्योंकि मैं बायोलॉजी का हूं और मैं ये बोल दूंगा कि बायोलॉजी इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप लोग वीडियो छोड़ के चले भी जाओगे। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। बिल्कुल सही बात है, किस्में या वैरायटी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मनुष्य और कुत्ते में क्या अंतर है? तो मनुष्य और कुत्ते में वैरायटी का ही अंतर होता है, किस्म ही है, वो एक जीव की एक किस्म ही है। अच्छा, उसमें भी हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग जब टमाटर खरीदने जाते हैं या फिर हमारे घर में जनरली मम्मी पापा या फिर कोई भी टमाटर खरीदने सब्जी मंडी जाता है तो वो अक्सर एक सवाल करता है कि ये हाइब्रिड और ये देसी टमाटर है और ये हाइब्रिड टमाटर है। अच्छा, हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड, जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो ये एक संकर संकर तो ये एक मिनट, तो ये क्या है? संकर प्रजाति है। अब संकर मतलब कि हो सकता है इसमें कोई देसी टमाटर यूज में लिया हो या फिर देसी के अलावा कोई एक ऐसा टमाटर जो कि हम लोगों ने जो है डेवलप किया है, उन दोनों का मिक्सर लिया हो, तो कोई तीसरे प्रकार का टमाटर हमारे पास आ गया हो, उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? हाइब्रिड। और ये जेनेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोगों के पास क्या है कि गमले में उगने वाले पौधे कीट पक्षी पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं लेकिन आपके आसपास ही है। यानी कि बहुत सारे, अभी जैसे पेन पे अम्बीबा चल रहा हो, क्या मैं देख सकता हूँ क्या? है? नहीं देख सकता हूँ ना, है कि नहीं? तो अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है? यानी कि उसके लिए किसका जरूरत पड़ेगा? हमें माइक्रोस्कोप का, है कि नहीं? यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी कि एक एक एरिया को हम लोग बढ़ाते हैं जहां हम लोग अवलोकन कर पाए। अगर मैं जैसे जयपुर में मैं बताऊं कि मैं अभी मान लो कि मैं रहता हूं रिद्धि सिद्धि और मेरा दायरा रिद्धि सिद्धि के आसपास है
और मैं ये चाहूं कि मुझे गुजर की थड़ी या फिर कहीं गोपालपुरा बाईपास का एरिया भी अवलोकन करना है, तो उसके लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है कि गुजर की थड़ी या जो आपके गोपालपुरा बाईपास का जो एरिया है ना प्यारे बच्चों, तो वहां हम ये चीज देख सकते हैं कि वहां के जो मकान हैं वो कुछ अलग तरीके से बना हो, वहां जो पीने का पानी आता है वो कुछ अलग हो, या फिर वहां जो है इंसानों की जगह कोई बंदर रहते हो, ये भी हो सकता है। तो हमें हमारे अवलोकन का क्षेत्र भी बढ़ाएंगे तो हमें विविधता का एक बहुत ही बड़ा श्रृंखला नजर आएगी। यानी कुछ ना कुछ अंतर तो, चलो ठीक है, यहाँ की बात में फिर भी देख लो कि ठीक है जयपुर तो वहीं का वहीं एरिया है, लेकिन मेरे क्षेत्र को मैं इतना बढ़ा दूं कि मैं जम्मू के लोगों को देखने लग जाऊं। अब जम्मू के लोगों में हो सकता है, जम्मू में आप लोग जब भी चाइना वाले क्षेत्र में, तिब्बती क्षेत्र में जाओगे तो वहां के, या फिर नेपाल की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो हमें एक चीज हमको देखने को ये मिलती है कि जो नेपालीज होते हैं वो कहीं ज्यादा ऐसे गोरे चिट्टे होंगे, है ना उनमें, और भारतीयों में एक अंतर दिखाई देता, और उनकी आंखें जो है वो थोड़ी मीची मीची टाइप की होगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार की चीजें रहती है। यदि आप किसी सघन वन में जाएं, सघन वन यानी कि जो घना वन है उसमें जाएंगे, तो जीवों की बहुत बड़ी संख्या, उसकी कई किस्में भी जो है वो आपको दिखाई दे सकती है। अब यहाँ आगे हमको क्या पता होना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देख सकते हैं किसी एक जाति, स्पीसीज का प्रतीक है। यानी कि जिन जीवों को हम लोग देख सकते हैं वो एक प्रकार से किसी जाति या स्पीसीज का क्या है, प्रतीक है, सिंबल है। यानी कि जितने भी जीवों को हम लोग देखेंगे वो किसी न किसी जाति का या फिर स्पीसीज का क्या है, एक सिंबल है। और यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखनी है कि जो वर्णित स्पीसीज है ना प्यारे बच्चों, ठीक है, जो वर्णित स्पीसीज है, यहां से आप लोगों को एक निशान लगा लो, ठीक है। तो यहां अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या कितनी है, लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक हो सकती है। यानी कि स्पीसीज यानी कि जातियों की संख्या अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो हमें क्या बताना है, 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक जो है स्पीसीज या जातियों की संख्या हो सकती है। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। अब हमें क्या स्मरण रखना चाहिए, हमें किस प्रकार की जानकारी रखनी चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहां तक कि पुराने क्षेत्रों की जो खोज है वो हम लोग जब करेंगे तो हमें नए नए जीवों का भी क्या चलेगा, पता चलेगा। मेरे ख्याल से आपको सही से स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, है ना, या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करूं, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, है ना, फिर आप लोग बोलोगे कि सर हमको तो दिखता ही नहीं है ना, बहुत सारी बातें करते हो आप लोग। और इसको इधर भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब तो दिख रहा है। तो मैं ना, मेरी जो जगह है वहां मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं इसको ऊपर करता जाऊंगा ताकि हम लोग एक ही पैराग्राफ एक बार में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। भाई जैसे आपके गांव में आप क्या कहते हो, बबूल को बोड़िया कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो। और कहीं मैंने शेखावाटी में भी सुना था कि हम लोग बबूल को जो है किक्कर भी कहते हैं। अच्छा, ऊंट के बच्चे को टोडिया बोलते हैं ना। और बछड़ा जो होता है, गाय का बछड़ा, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको भी कुछ ना कुछ ऐसे नाम से जानते हैं। अच्छा, अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश की भी कोई ऐसी भाषा होगी, ऐसी कोई चीज होगी जिसका नाम अगर आप लोगों ने कहीं सुना हो, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, मतलब कहीं भी सुना हो, तो उसका नाम आपको लगेगा कि यार हम तो वहां पे इस चीज को ये बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है।
अब यहां से जो इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और लिख भी देना, मैं बोल भी लूंगा। एक टर्म आप लोग ये लिख लेना कि नाम पद्धति किससे कहते हैं, नाम पद्धति किसे कहते हैं ये भी लिख लेना। और जरूरी ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नाम पद्धति होती क्या है। तो यहां आपके सामने सीधा सा ये एक टॉपिक दिया हुआ है, सीधा सा हाईलाइट कर लेना कि प्रत्येक, एक मिनट, तो यहां आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रत्येक, क्या हो रहा है, मैंने यहीं तक कर ही देता हूं मैं ना। तो मैंने कर दी है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक नाम यानी कि एक ऐसा नाम जिसको, एक ऐसा नाम यानी प्रत्येक जीव का क्या होता है, एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। ऐसा नहीं कि भारत में ही, भारत में तो हम इमली को इमली बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्या होता ही है ना। तो इमली को हम लोग टाट्रिक बोलते हैं, या फिर इमली का कोई ऐसा नाम जो कि मुझे भी ये भी याद नहीं है। अगर आम की बात करूं मैं, ठीक है, इमली को छोड़ो, मैं उलझ रहा हूं फालतू। तो आम का अगर मैं बात करूं, तो आम को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मेंजीफेरा इंडिका। अब जो मेंजीफेरा इंडिका है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक नाम है। अब उस अंतर्राष्ट्रीय मानक नाम में आपको जो है ये पता होना चाहिए कि इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। अगर मैं कहीं भी जाऊंगा, अगर मैं मेंजीफेरा इंडिका का जो है सर्चिंग में डालूंगा गूगल पे, है ना, और आम या हम लोग मैंगो जो करते हैं, मैंगो जो बोलते हैं, ठीक है, मैंगो एक उसका हर जगह जो है मेंजीफेरा इंडिका अगर उसको बोला जाए तो वो एक इसका मानक नाम है। मेरी बात समझ में आई? कि यानी कि एक ऐसा नाम, जो नाम पूरे ही विश्व में, जैसे मेरा नाम जो भी है, जिस भी नाम से मैं यहां जाना जा रहा हूं, अगर मैं फ्रांस में चला जाऊं, इटली में चला जाऊं, जापान में चला जाऊं, हालांकि मुझे कोई भेजने वाला नहीं है, लेकिन मैं उस जगह अगर मैं चला जाता हूं तो मुझे उसी नाम से जाना जाए जिस नाम से मुझे अपने घर पे जान रहे हैं। अब हो सकता है कि मेरे घर वाले मुझे बंटी, बबलू, सोनू, मोनू, टोनू, सोनू कुछ भी बोल लें, लेकिन मेरा एक ऐसा नाम तय किया है घर वालों ने जो कि मेरा डॉक्यूमेंटल नाम है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट में मेरा नाम सेव हो गया है। और इस प्रक्रिया को, ये जो नाम देने की जो प्रक्रिया है जो कि एक मानक नाम है, उसको नाम पद्धति कहते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर कहते हैं, नामकरण पद्धति। ठीक है, तो यानी कि जो नामकरण है, जो नामकरण, आप जब आप बच्चे थे तो आपका भी नामकरण हुआ होगा, लेकिन हो सकता है आप जब पैदा ही हुए हो और 2 दिन के हुए हो तो आपकी बुआ आई हो और आपको बिट्टू कहने लग गई हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आगे बात करें हम लोग, स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, और इसे क्या कहते हैं, पहचानना या फिर आइडेंटिफिकेशन करना कहते हैं। यानी कि इस चीज का हम लोग क्या ले लेंगे, एसएस ले लेंगे, आपकी भाषा में स्क्रीन शॉट ले लेंगे, है ना, या फिर स्नैप ले लो, है, स्नैप ले लो। चले आगे। तो अब आगे पढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। यहाँ पे अब दो मुख्य चीजों का यहाँ पे जिक्र आएगा, और ये कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि अध्ययन को सरल बनाने, यानी कि अध्ययन को सरल करने के लिए कहीं वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, और इस प्रक्रिया में विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार भी किया। चलो, अब पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का जो आधार है वो एक कमेटी बनी, कमेटी या कसौटी या फिर एक सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या फिर आईसीबीएन में दिया। यानी कि जितने भी, मैं ये कहूं कि जो पौधे हैं ना, पौधे, जो प्लांट है ना, प्लांट आपके, अब जो आम का जो नाम है ना वो एक संस्था ने दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि आईसीबीएन।
अब आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया, पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है। और इस अधिकार का आपने प्रयोग किया है तो मेरा भी एक अधिकार है कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना प्यारे बच्चों, ये भी जरूरी है ना। इससे क्या मुझे एक फायदा होता है, गजब का फायदा होता है, मुझे बहुत पैसे मिलते हैं ना, ऐसे सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या है, एक जज्बा आता है, खून खोलता है मेरा, ऐसे आप लोग करते हो तो, है ना। तो हमें प्राणी वर्गीय विदों ने भी एक कमेटी बनाई और कमेटी का नाम क्या रखा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको ICJN कहते हैं। तो ये दो नाम आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एक तो क्या ध्यान रखोगे, ICBN, क्या ध्यान रखोगे, ICBN, ठीक है, ये लिख लेना अलग से साइड में स्टिकी नोट पे, ठीक है। साथ में ICJN भी ध्यान रखना, ये दोनों जो है मानक संस्था है जो कि नामकरण करती है किसी भी पौधे, पौधे के लिए तो कौन सा, ICBN, और आपके प्राणियों के लिए ICJN। तो दोनों ही चीजें हो सकता है आपको समझ में आ गई हो, अगर नहीं भी आई हो ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करें, प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें, वे ये सुनिश्चित कर सकें कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। अब मैं, मेरे बच्चे का नाम जो है, सॉरी, मैं जैसे मेरे भैया है और मेरे भैया की एक गुड़िया है, गुड़िया का नाम, बड़ी वाली गुड़िया का नाम भव्या है। अब भव्या जो है ना, भव्या भव्या की तरह ही दिखती है भव्या। अब अगर उनके जो दूसरी बच्ची हुई, उनका उसका नाम मैंने नहीं, भैया ने ही रखा, लिवन्या रखा। अब लिवन्या और भव्या जो है, अगर मैं दोनों का ही नाम भव्या रख दूं तो मैं घर में गया और मैंने बुलाया कि भव्या इधर आओ, तो कौन सी भव्या आएगी कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, एक एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा पूरे परिवार में। अब मुझे भव्या कौन सी वाली चाहिए, बड़ी वाली या छोटी वाली, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा भव्या बड़ी और भव्या छोटी, नहीं बोल सकता ना। तो इसके लिए एक नाम ऐसा सुनिश्चित हो जिसका कोई दूसरा नाम नहीं हो। अब मेंजीफेरा इंडिका या आम की मैं बात करूं तो मेंजीफेरा इंडिका को जो है उसी नाम से जाना जाए। जब भी मेंजीफेरा इंडिका आए तो दिमाग में फोटो किसकी छपे, आम की छपनी चाहिए। तो आपने अपना जो नामकरण पद्धति है वो बिल्कुल आपको ये बोल सकते हैं कि हाँ तो नाम है ना वो बिल्कुल सही है, तो नामकरण पद्धति में जो नियम लिए ना वो बिल्कुल सही है, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ जो जीव वैज्ञानिक है, ये ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। यानी कि एक कमेटी बनी और कमेटी ने बोला भाई वैज्ञानिक नाम दोगे ना तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको इन इन नामों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब कौन कौन से वो नियम है, इन नियमों के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप आपके स्कूल में जाते हो, पूर्ण गणवेश में आप स्कूल आओगे, आपकी जो है गणवेश में जैसे बोल सकते हैं काबर चीतड़ी शर्ट रहे और नीचे किस प्रकार की खाकी पैंट रहनी चाहिए, तो यही रहनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप ब्लैक शर्ट और जींस पहन के आ जाओगे, नहीं आ सकते ना, है कि नहीं। तो वो एक आपकी स्कूल का क्या है, गणवेश है। आपकी स्कूल में मोबाइल पूर्णतया वर्जित है, धूम्रपान वर्जित है ना, लेकिन आपके उन नियमों का पालन नहीं करके आप क्या करोगे, धूम्रपान करोगे और हो सकता है कि आप लोग मोबाइल भी लेके चले जाओ। तो आपने क्या किया, नियमों का हनन किया, तो वो जो है एक संस्था बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा संस्था के लिए, है ना। तो यहाँ प्रत्येक नाम के दो घटक जो है वो होते हैं, एक क्या होता है वंश नाम, वो दूसरा होता है जाति संकेत पद। यानी कि प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। जैसे अभी अभी मैंने बोला मेंजीफेरा इंडिका, अब मेंजीफेरा इंडिका जो है जैसे ये लिखा हुआ मेंजीफेरा इंडिका, अब इसमें मेंजीफेरा जो है ना मैं यहीं से बता देता हूँ, मेंजीफेरा जो है ये वंश नाम है, क्या है, वंश नाम, ठीक है, वंश नाम है यानी ये जिनस है। और इस दूसरा जो इसका नाम होता है इंडिका जो है, ये क्या होगा, ये इंडिका जो है ये स्पीसीज होगा या जाति होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, और इस कारण इसे द्विनाम पद्धति या बाइनेमियल नोमेनक्लेचर भी कहा,
ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अब आगे बात करते हैं, तो कहाँ थे हम? तो इस नामकरण प्रणाली को केरोलस लीनियस ने सुझाया था। किसने? केरोलस लीनियस, जिनको कार्ल लीनियस भी बोलते हैं। और इसका उपयोग सारे विश्व में जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। अब आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। तब तक आप ये देख सकते हैं कि ये नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेंजिफेरा क्या है? वंश नाम है। और इंडिका क्या है? विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नाम नियम जो है वो निम्नलिखित है। अब इन नियमों को पल्ले गांठ बांध लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्हीं नियमों में से तो प्रश्न पूछेगा वो। और उसको जो है, अगर पेपर वाले ने कितना ही घुमा के प्रश्न पूछ लिया, मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि उसको जो है कुछ ना कुछ दिखाना है, आपको जज्बा दिखाना है। लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से लिख के आते हैं, या फिर हमारे को ये नियम याद होते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव और अकादमिक दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जिसे आपको सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि नाम पद्धति के सार्वजनिक नियम कौन कौन से होंगे। या फिर यहाँ जो है ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनमें से कौन सा नाम पद्धति का सार्वजनिक नियम है, या फिर इनमें से कौन सा सार्वजनिक नियम नहीं है। तो नियम याद होंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे जैसे बच्चे जो कि एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो हम्म तो अगर याद नहीं रखोगे बच्चों, तो फिर आपके लिए भारी पड़ेगा ये, ठीक है। तो ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं चल रही ना? बोल देना, है ना, बोल सकते हो, आपका बड़ा भाई भी मान लो, ठीक है। चलो, जैविक नाम जो है, पहला ये नियम है, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होता है। सबसे पहले किसी भी जीव का नाम लिखेंगे, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, भाषा कैसी होनी चाहिए? लैटिन भाषा होनी चाहिए। और तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, तिरछे अक्षरों में, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से लिखा जाएगा, समझ गए? इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है, ठीक है। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, जैसे मान लो कोई चीज यहाँ पैदा हुई है, लेकिन उसका अगर वैज्ञानिक नाम दिया है ना, तो हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाएगा, यानी तिरछा लिखा जाएगा। फिर जैविक नाम में पहला पद तो क्या है? वंश नाम होना चाहिए। और दूसरा पद क्या होना चाहिए? जाति संकेत पद। और तीसरे की भी जरूरत पड़े, तीसरे की भी अगर हमको जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रखना तीसरा जो है वो हमें क्या रखना है? यहाँ सब स्पीसीज या उपजाति उसकी रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम्म, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ना, डरना नहीं है, डरना नहीं है मेरे बच्चों। चलो अब ठीक है, थोड़ा और। हम्म, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे आराम से और ध्यान से। मेरी डेस्क ही हिल गई यार तुम्हारे चक्कर में, बोलो। चलो, तो तीसरा नियम इसका क्या ध्यान रखना है कि जैविक नाम को, एक मिनट, तो तीसरा नियम ध्यान रखना है कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? तिरछा ही कर रहा हूँ, तिरछा इस प्रकार से, है ना, समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ जैविक नाम को, हाँ, तो जैविक नाम को जो है जब हाथ से लिखते हैं, तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को क्या करता है? दर्शाता है। अब यहाँ पे अगला क्या है?
पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। जो वंश नाम को बढ़ा रहा है, जैसे कि एम में मेंजिफेरा इंडिका लिख रहा हूं, अगर मैं एम लिख रहा हूं ना, तो एम क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। ठीक है। और जो जाति को समझा रहा है, जो स्पीसीज को बता रहा है, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, जैसे स्मॉल, जैसे इंडिका। तो इंडिका मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है। मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आगे, जाति संकेत पद के बाद, जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक के नाम लिखते हैं। ठीक है। जैसे यहां मैंने मेंजिफेरा इंडिका लिखा, ये आम का नाम है। अब इस नाम को दिया किसने, कैरोलस लिनियस ने, तो इन्होंने क्या लिख दिया, लिन लिख दिया। ठीक है। तो जहां पहला शब्द क्या है, वंश नाम, दूसरा शब्द क्या है, जाति संकेत पद, और तीसरा शब्द क्या है, यहां पे कोष्टक में लिख देंगे भाई किस वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया, तो उससे पता भी चल जाएगा भाई मेंजिफेरा इंडिका को लिनियस ने नाम दिया। ठीक है। अब आगे बात करें। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो संभव कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब यहां से एक हेडिंग जो है आप लोग हाईलाइट कर लेना। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है या क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों को कुत्ता अथवा बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, हमारे मस्तिष्क में उन जीवों के गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। मैं ऐसे कहूं कि मैं बिल्ली की बात करूं और कुत्ते की बात करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्ली और कुत्ते को एक वर्ग में रखो। क्यों रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं चार टांग उसके, एक पूंछ है, एक मुंह है, दो आंखें हैं, एक नाक है। तो ठीक है, तो हम लोग ये देख के पता लगा सके कि ये जो जीव है ये उस वर्ग में हो सकता है। जैसे मैं मनुष्य की बात करूं, मनुष्य क्या कहते हैं, होमोसेपियंस। लेकिन मनुष्य किस वर्ग में आता है, मनुष्य आता है मेमिलिया में, यानी कि मेमल है। अब मेमल यानी क्या होता है, स्तनधारी होता है। स्तनधारी उन जीवों को कहते हैं जो एक प्रकार से, हर एक प्रकार से जो है वो पूर्ण हो, मेच्योर हो। ठीक है। अब मैं अगर खरगोश की बात करूं, तो खरगोश जो है वो भी एक प्रकार का स्तनधारी है। ठीक है। अगर मैं फिश की बात करूं, तो फिश को किस वर्ग में रखा हमने, फिशीज वर्ग में रखा। और वहीं रेंग के चलने वाले जीवों को जो है हमने रेप्टाइल वर्ग में रखा, यानी कि ये रेंग के चलते हैं, तो उनको देख के बता सकते हैं कि ये रेप्टाइल वर्ग का जीव है। समझ में आ रहा ना। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो स्तनधारी कहना, तो आप ऐसे जंतुओं के विषय में सोचेंगे जिनके बाह्य कान हो, शरीर पर बाल हो, जो कि स्तनधारियों की क्या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है। और इसी प्रकार से पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा दिख जाता है। इसीलिए ये सभी, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, स्तनधारी, गेहूं, चावल, जो पौधे, प्लांट है, जंतु है, ये सभी क्या है, सुविधाजनक वर्ग है जिसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं। और इंपॉर्टेंट है ये टेक्सा, यानी कि किन्हीं भी चीजों के जो वर्गों के जो वैज्ञानिक शब्दावली है उसको क्या कहेंगे, टेक्सा कहेंगे। और यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा जो है वो विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी क्या है, एक टेक्सा है। और यदि इसी प्रकार जो है जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सब भी क्या है, टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि
कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। इसीलिए प्राणी जो है वो स्तनधारी अथवा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। इसीलिए सिर्फ 1 मिनट के लिए आप लोग मुझे टाइम देंगे। हम्म, 1 मिनट अब ठीक है। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम, जीव को पारिस्थिति सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। अब देखो, कोई भी जीव है उसको गुणों के आधार पर भी जो है वो टेक्सा में विभीकृत कर सकते हैं। अब गुण कौन कौन से हो सकते हैं? गुण एक तो उनके शरीर की रचना हो सकती है, यानी शरीर की बनावट हो सकती है। उनकी कोशिका किस प्रकार की है, वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव है, या विकासीय प्रक्रम कैसा है, या फिर उनकी लंबाई कैसी है, या फिर हम लोग देखें कि उसमें पाचन की क्या जो क्रियाविधि है वो कैसा है, या फिर हार्ट का जो शेप है वो भी कैसा है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो चलने के लिए किन प्रकार के गमनांकों का जो है वो उपयोग करता है। तो ये सब चीजें वो मैटर करती है कि वो किस प्रकार के टेक्सा में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम जो वर्गीकी के आधार पर है। वर्गीकी यानी वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि जिस भी चीज को हम लोग टेक्सोनोमी, वर्गीकी क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। ठीक है, अब आगे बात करें, वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। ठीक है, वर्गीकरण का आधार क्या है कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे कि काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सिस्टमेटिक शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सिस्टेमा से आया है। कहाँ से? सिस्टेमा से। अब यहाँ जो है सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवों के नियमित व्यवस्था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब इस इंपॉर्टेंट शब्द को आपकी कॉपी में डिनोट कर लीजिए कि जो वर्गीकरण पद्धति है उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले उसको सिस्टेमेटिक शब्दावली से जाना जाता है। अब ये जो सिस्टेमेटिक शब्दावली है ये आपके लैटिन भाषा से आई है, जिसका अर्थ जीवों के नियमित व्यवस्था है। और लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल भी, यानी उनकी जो बुक है उसका नाम भी सिस्टेमा नेचुरी रखा है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण की जो पद्धति है मैं यहां लिखूं सिस्टमेटिक्स में, तो यहां में मुझे यह पता होना चाहिए कि जो सिस्टमेटिक्स जो है, सिस्टमेटिक्स यहां लिख लेना, कॉपी में साइड में लिख लेना। अब ये सिस्टमेटिक्स जो है मैं इनको 3 भागों में बोल सकता हूं, या फिर 3 चीजों से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। 3 भाग इसके कौन कौन से वो आप लोग यहां देखोगे। यहां सिस्टमेटिक में एक चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी जीव की हमें क्या करनी पड़ती है? पहचान करनी पड़ती है। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन करना होता है। फिर उसके बाद उसको नामकरण यानी नाम जो है वो दिया जाता है, नामकरण या नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको वर्गीकरण में क्या किया जाता है? शामिल, यानी इसका क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जो सिस्टमेटिक्स है ना, जो सिस्टमेटिक्स है ना प्यारे बच्चों, तो यहां मैं वर्गीकरण लिख देता हूं,
ठीक है, वर्गीकरण को शामिल किया करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध को भी ध्यान रखा गया है। अब वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। वर्गीकरण जो है वो एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। क्या नहीं है? एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। पानी पी लेता हूं भैया ना। ठीक है, जब तक आप लोग क्या करेंगे, बैठे बैठे इसको पढ़ोगे और क्या करोगे, हैं? है कि नहीं? चलें आगे, चले क्या? चलो, बल्कि इसमें पदानुक्रमिक सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गी की संवर्ग कहते हैं। अगर हाँ, बहुत सारे लोग बोरिंग भी हो रहे होंगे, है ना, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, बारीकी से जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे ना, 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। ऐसे मत सोचना कि बहुत सरल है ये चीज, इसको तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, इसको तो हम भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हो। मैं बोल रहा हूँ एक दिन आप लोग किताब लेके बैठना, 2 चैप्टर पढ़ना, तीसरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी पढ़ लो, और ध्यान सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए, चैटिंग वेटिंग में नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गी की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है। इसे प्राय वर्गक या टेक्सोन कहते हैं। यानी कि वर्गी की पदानुक्रम का जो एक पद है उसको क्या बोलेंगे, वर्ग या टेक्सोन बोलेंगे। ठीक है, वर्गी की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जो है वो जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण वाला 3 जोड़ी संधिपाद या टांगे होती है। इसका अर्थ है कीट जो है वो स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसीलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकार के समूहन। अब यहां से एक और चीज, सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन में केवल में सामान्य संवर्ग जैसे क्या आता है, सबसे पहले जगत, फिर संघ यानी फाइलम, अथवा भाग यानी पौधों के लिए, ये तो पौधों के लिए, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, इनका विकास हुआ। पौधे तथा प्राणियों में दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है, यानी जाति जो है वो सबसे नीचे आती है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं हम लोग स्पीसीज की, लेकिन सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, स्पीसीज या जाति की। अब स्पीसीज या जाति होती क्या है? वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज या जाति कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकी विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबिरोसम और तथा पेंथर लियो के उदाहरण लेते हैं। इन तीनों ही नामों में इंडिका जो है या ट्यूबरिसोम है या लियो है, ये क्या है, ये जातियां हैं। जबकि पहले शब्द जिसमें मेंजीफेरा है, सोलेनम है, पेंथरा है, ये वंश का नाम है। और क्या बोल रहा है कि यह टेक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं। अब जैसे उदाहरण लेते हैं एक, अब उदाहरण में जैसे पेंत्रा है। अब पेंत्रा में एक अन्य जाति संकेत पद है जैसे टिग्रिस। ठीक है, अब सोलेनम वंश में नाइग्रम भी है, मेलाजेना भी है, ये भी आते हैं। ये भी क्या है, मानव जाति में जैसे सेपियंस है। होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस है। ठीक है, तो जातियां भी अलग अलग हो सकती है, तो एक समान जो है वो जातियां भी जो है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका में बताया। अब मेंजीफेरा कुछ और के साथ भी जोड़ के बता सकते हैं, जैसा आम के जैसा कोई और चीज अगर आप भविष्य में मिलती है। ठीक है,
यानी कि जो दूसरा पद आएगा मेंजिफेरा इंडिका में, यानी इंडिका क्या हो गई, उसकी जाति हो गई, ये ध्यान रखना। ठीक है। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेंत्रा लियो, और चीता जो है, जिसका नाम है पेंत्रा पार्डस, और पेंथर टिर्गिस जो है, ये तीन आते हैं। अब ये तीनों में जो है बहुत से गुण हैं। वे सभी पेंत्रा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, उनसे ये भिन्न है। तो वंश भी जो है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे चीता और शेर है, वो एक ही वंश में आते हैं, लेकिन बिल्ली क्या है, वो क्या है, फेलिस फेलिस वर्ग में आती, वंश में आती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो वंश नाम भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। किसके आधार पे, उनके दिखावट के आधार पे, समानता के आधार पे, बहुत सारे गुणों के आधार पे ये भी ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है कुल। अगला संवर्ग क्या है, कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण के आधार पर पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। जैसे उदाहरण लेके पौधों में जो है तीन विभिन्न वंश, एक सोलेनम, एक पिटूनिया और एक धतूरा। धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश पेंत्रा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, इनको फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। यानी कि ये फेलिडी कुल में तो है, लेकिन फेलिस वंश में बिल्ली आती है, और पेंत्रा वर्ग में क्या आता है, आपका शेर, चीता और बाघ। ठीक है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें, तो आपको दोनों में कुछ समानताएं अथवा कुछ विभिन्नताएं दिखाई दे पड़ेगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा जाता है। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बस थोड़ा सा और बच रहा है। ठीक है। गण, गण या ऑर्डर। अब संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश, कुल, सम्मान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय के संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, जिसमें कुल लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल। अब जैसे पादप कुल में कॉर्नवोल व्यूलेसी, ठीक है, फिर सोलेनेसी और पोलीसोलेनेस, ये गण रखा गया है। इसका मुख्य आधार क्या है, पुष्पी लक्षण है। जबकि प्राणी में कार्निवोरा गण में फेलिडी और केनिडी कुलों को रखा गया है। कार्निवोरा यानी कि जो शिकार करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या रखा गया, आपके फेलिडी और केनिडी दोनों को रखा गया। तो ये आपके क्या हो गया, गण हो गया। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होती है, क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेट गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बान आते हैं, और कॉर्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आता है, को मेमिलिया वर्ग में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त यानी क्लास क्या है, मेमिलिया है। अब मेमिलिया में प्राइमेट भी है और कॉर्निवोरा भी है। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त मेमिलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, बहुत सारे गण और भी होंगे, जो भी किस में आएंगे, मेमिलिया में आएंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है संघ या फाइलम। अब फाइलम या संघ क्या होता है, वर्ग जिसमें जंतु, जैसे मछली हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये चार इसमें जो है, इसके वर्गीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो डिटेल में देखेंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको जनरल जानकारी दे रहा हूं। अगले उच्चतर संवर्ग, जिसे संघ कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों, जैसे पृष्ठ रज्जु, जिनमें क्या पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु, या फिर रीढ़ की हड्डी, जिसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अब तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया। अब कोर्डेटा में क्या, नोटोकॉर्ड जिसमें आएगा ना, वो कोर्डेटा फाइलम हो गया, है कि नहीं। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, उनको उच्चतर संवर्ग डिवीजन में रखा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जगत या किंगडम। फिर उसके बाद इधर का पढ़ेंगे, है ना। दिख तो रहा ना आपको, हाँ, नहीं दिखे तो बोल देना, बोलोगे कैसे, मैसेज करके।
ठीक है, अब पढ़ रहे हैं जगत या किंगडम। जंतु के वर्गीकृत तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों में एक अलग जगत एनिमिलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तथा विभिन्न वर्गीय के संवर्ग को आरोही क्रम में दर्शाया गया है। ये संवर्ग यद्यपि वर्गीय वैज्ञानिकों ने इसे पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। भाई बहुत सारी क्या उचित उप वर्ग भी बताए हैं, है ना। सब पाइलम भी आती है ऐसे, ठीक है। अब एक इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले ये ध्यान रखो, जाति जो है वो एक किसी भी जीव की एक पर्टिकुलर जाति हो सकती है। जैसे हम बोले सेपियंस, होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, वंश है। अब जो होमो है वो होमो एक वंश नाम है और जाति क्या है, सेपियंस। अब यहाँ पूरे पाठ का सार क्या निकलता है, ये पूरी की पूरी जो टेबल 1.1 दी हुई है, ये जितनी भी जातियां हैं वो अलग अलग वंश में, एक ही वंश में बहुत सारी जातियां आ सकती है, और आपके एक ही कुल में बहुत सारे वंश आ सकते हैं, और एक ही गुण में बहुत सारे कुल आ सकते हैं। और यही बात मैं करूं गण के लिए, यही बात संघ के लिए, और यही बात डिवीजन के लिए, ठीक है। सीधी सी बात ये ध्यान रखना, जातियां कई सारी हो सकती है और उन जातियों को जो है एक वंश में रख सकते हैं। अभी उदाहरण दिया था पैंतरा, पैंतरा, है ना, ठीक है। बाघ, शेर, चीता का बहुत सारे कुल जो है, सॉरी, बहुत सारे वंश को एक कुल में रख सकते हैं, बहुत सारे कुल को एक गण में रख सकते हैं, बहुत सारे गणों को, ऑर्डर को जो है एक वर्ग या क्लास में रख सकते हैं, बहुत सारे वर्गों को उनके जो है पहचान के आधार पे हम लोग बहुत सारे संघ में और बहुत सारे संघ को जगत में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ वैज्ञानिक नामों के बारे में पता होना चाहिए। मानव का जो जैविक नाम है वो होमोसेपियंस है, होमो वंश है, होमोनिडी इसका कुल है, गण इसका प्राइमेट है, फिर मेमेलिया में आ जाता है, और कॉर डेटा में जिसमें नोटोकॉड हो। अब वैसे ही ऑर्थ्रोपोडा में घरेलू मक्खी आती है, मस्का डोमेस्टिका इसको बोलते हैं, मस्का इसका वंश है, म्यूसिडी इसका कुल है, डिप्टेरा इसका गण है, और इंसेक्टा यानी कि इंसेक्ट ये आपका इसका वर्ग या क्लास है, और ऑर्थ्रोपोडा में ये आते हैं। आम जो है ये मेंजिफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, मेंजिफेरा, और एनाकर डीएसी ये इसका कुल है। फिर सेपिनडेल्स ये आपका गण है, डाइकोटलिडनी में ये आते हैं, जैसे प्लांट है एक प्रकार का तो डाइकोटलिडनी यानी द्विबीजपत्री, और एंजियोस्पर्म इसका भाग या संघ है। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवियम, ट्रिटिकम इसका वंश है, कुल पोइसी है, गण पोएलस है, और मोनोकोटलिडनी जो है वो वर्ग है, और एंजियोस्पर्म में ये आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से चैप्टर, मैं आशा यही करता हूँ। वैसे मैंने कोशिश तो पूरी की है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो भाई, तो इस क्लास को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपकी इच्छा है, और आपको पढ़ना है तो आप लोग कर दोगे, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।